हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं हम सांख्यिकी का तृतीय चैप्टर के अंतर्गत इस अध्याय में हम पहुंच चुके हैं, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी के अनुसंधान के बारे में बताया गया था कि अनुसंधान में कैसे योजना बनाई जाती है, प्लानिंग कैसे की जाती है, उससे संबंधित तथ्यों का आयोजनों के बारे में बताया गया था। आज कल हमने पूर्व वाले क्लास में अनुसंधान के चरणों का अध्ययन किया था कि अनुसंधान के चरण कौन से होते हैं, स्टेप किस प्रकार के होते हैं, कैसे हम इन सांख्यिकी अनुसंधान कर सकते हैं, उसके चरण का अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा सांख्यिकी अनुसंधान की योजना। तो हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, थर्ड चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक का हमारा जो आज के टॉपिक का नाम रहेगा वह हमारा रहेगा सांख्यिकी अनुसंधान की योजना। टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? सांख्यिकी अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान की योजना। सांख्यिकी अनुसंधान जो होता है, अनुसंधान की योजना किस प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे से तात्पर्य से कार्य किस प्रकार से है, कार्यों के बारे में है। योजना के अंतर्गत हम कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्य कैसे किए जाते हैं, कार्यों का संपादन किस प्रकार से होता है। सांख्यिकी जो अनुसंधान है, अनुसंधान के लिए ये कहा जाता है कि जो अनुसंधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा जो समंक एकत्र किए जाते हैं, समंकों को इकट्ठा किया जाता है, ये समंक उस व्यक्ति की आधारशिला कहलाते हैं बच्चों, आधारशिला कहलाते हैं। जैसे कि हमें ऐसे मकान बनाना है, बिल्डिंग बना रही है, तो बिल्डिंग के लिए नींव क्या होती है? उसकी आधारशिला होती है। तो नींव जितनी अच्छी होगी, उसकी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है ऊपर बनाओगे आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वह उतनी अच्छी होगी, उतनी मजबूताई होगी। उसी प्रकार सांख्यिकी अनुसंधान में की योजना के अंदर ये बताया जाता है कि जो समंक होते हैं, डाटा होते हैं, डाटा इसकी आधारशिला कहलाते हैं, आधारशिला कहलाता है, इसका आधार कहलाता है, स्तंभ कहलाता है कि समंकों के बिना हम सांख्यिकी अनुसंधान संभव नहीं कर सकते हैं। तो इसको संपादन किया जाता है, योजनाएं बनाते समंकों को एकत्र करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। तो इसमें देख लीजिए एक दो लाइन, अनुसंधान होता क्या है, इसके अंदर कार्य का संबंध किस प्रकार से होता है, समंक होते क्या है। देखिए सांख्यिकी अनुसंधान की, ये ऐसे लिख सकते हो इसको कि जो समंक होते हैं, समंक सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला है। ये सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला का मतलब क्या हुआ? इसका स्तंभ हो गया। आधारशिला क्या है बच्चों? समंक। सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला समंक है, यानी समंकों के बिना सांख्यिकी तथ्यों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते, इसलिए इसको आधारशिला इसकी माना गया है। देखिए जो अनुसंधान रूपी महल, नींव खड़ी कर दी हमने, नींव बना दी, उसकी आधारशिला खड़ा कर दी। तो जो अनुसंधान रूपी महल की नींव का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो नींव का कार्य करते हैं, जैसे भवन निर्माण में उस भवन की नींव, भवन निर्माण में उस भवन की नींव उसकी आधारशिला होती है, उसकी आधारशिला
होती है। एक उदाहरण और कह सकते हैं, जैसे कि दूसरा उदाहरण क्या बता दिया गया, जैसे बड़े बालक की आधारशिला, तो बड़े बालक की आधारशिला क्या होगी, उसकी प्राइमरी कक्षा है। बड़े बालक की आधारशिला उसकी प्राथमिक कक्षाएं होंगी। प्राथमिक कक्षाएं कैसी होंगी, क्योंकि बड़े बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह जो ज्ञान अर्जित करता है, वह उस ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु जो प्रारंभ होता है वह प्राइमरी कक्षा में होता है, छोटी कक्षा में होता है, कि विद्यार्थी को छोटे छोटे जो तथ्यों के बारे में प्राथमिक कक्षा में सही प्रकार से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो जब वह बड़ी कक्षा में पहुंचता है तो वह बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी, शब्दों को अच्छी तरह से समझने वाला विद्यार्थी बनता है। ये इसकी प्राथमिक कक्षाएं जो होगी, उसकी नर्सरी, केजी, प्रे, फर्स्ट, सेकेंड, वो उसकी बालक के आधार से लगाएगी, शिक्षा के अंतर्गत आधार कार्य करेगी। सांख्यिकी को लिखिए, इसी में लिखिए आगे, सांख्यिकी को जो इसकी सांख्यिकी होती है, उस सांख्यिकी के बारे में कहा गया है कि सांख्यिकी को समंकों के संकलन से संकलन से तात्पर्य उसको एकत्र करने से, इकट्ठा करने से लगाया जाता है। तो संकलन से पूर्व सांख्यिकी में समंकों के में कर लेना इसको, सांख्यिकी में समंकों के संकलन से पूर्व जो योजना बनाई जाती है, पूर्व जो योजना, प्लानिंग, जो योजना बनाई जाती है उसे सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। उसे सांख्यिकी अनुसंधान की क्या कहते हैं बच्चों, योजना। उसे सांख्यिकी अनुसंधान की प्लानिंग कहा जाता है, इसकी सांख्यिकी अनुसंधान की योजना कहते हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान की योजना हो गई है हमारी। उन्हें रिपीट कर देता हूं एक बार कि सांख्यिकी में समंकों के संकलन से पूर्व, समंकों को इकट्ठा करने से पूर्व जो प्लानिंग बनाई जाएगी या समंकों को प्रस्तुत करने से पूर्व जो योजनाएं बनाई जाएगी, उस योजना को सांख्यिकी अनुसंधान की योजना कहा जाता है। और इन योजनाओं का संपादन करने के लिए, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सांख्यिकी अनुसंधान में कुछ कार्यों का प्रतिपादन किया गया है। उसी कार्य के अनुसार सांख्यिकी योजनाएं बनाई जाती है। देखिए, इसी सांख्यिकी योजना में सांख्यिकी अनुसंधान की योजना, जो प्लानिंग बनाई जाती है, जो प्लानिंग सोची जाती है अनुसंधान के अंतर्गत, तो जो योजना बनाई जाएगी, योजना में निम्न कार्य किए जाते हैं। निम्न कार्य किए जाते हैं, ये प्रमुख कार्य हैं। सामान्य तौर पे जो ये निम्न कार्य बताए गए हैं, सामान्य तौर पर 10 प्रकार के कार्य बताए गए हैं इसमें हमारे अनुसंधान के अंतर्गत। कि जो सांख्यिकी अनुसंधान में जो प्लानिंग बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, तो योजनाओं को बनाते समय 10 प्रकार के कार्य किए जाते हैं सामान्य तौर पर। 10 कार्य बताए गए हैं, उनका विस्तार पूर्वक एक एक कार्य का अध्ययन करेंगे हम। प्रत्येक कार्य के अंदर अलग अलग भाग, अलग अलग रूप भी बताए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं। तो प्रथम जो कार्य रहेगा हमारा
सांख्यिकी अनुसंधान की योजना में जो 10 कार्य बताए गए हैं, उस 10 कार्यों में जो प्रथम कार्य क्या रहेगा, मैंने पूर्व में बताया, चरणों के अंदर बताया गया कि सबसे पहले समस्या के बारे में जाना जाएगा। किस बारे में जाएगा बताओ? समस्या के बारे में। समस्या क्या है या समस्या किस लिए खड़ी हुई है। तो प्रथम जो कार्य होगा वह होगा समस्या की परिभाषा। तो प्रथम कार्य क्या रहेगा बच्चों? कार्यों को अध्ययन कर रहे हैं हम। कार्यों के अंदर प्रथम कार्य हमारा समस्या की परिभाषा। समस्या की परिभाषा तात्पर्य क्या होगा, यानी जो आप तो हम क्या समस्या की परिभाषा बताएंगे कि समस्या, जैसे हमने अनुसंधान की परिभाषा बताई, समस्या की परिभाषा होगी नहीं। यहाँ पर परिभाषा से तात्पर्य क्या होगा कि जो समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है या खड़ी होगी भविष्य के अंतर्गत, तो उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा या समस्या किस प्रकार की समस्या आपके सामने आएगी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करोगे, तो वो परिभाषा इसके अंतर्गत बताई जाती है। तो यानी इसकी जो समस्या का समाधान करने से पहले, परिभाषाओं को स्पष्ट करने से पहले उस समस्या का रूप जानना होगा, इस समस्या का प्रकार, समस्या किस प्रकार की है, कैसी है, किस स्थान से संबंधित है, वह कहाँ रुकावट उत्पन्न कर रही है, इत्यादि प्रकार के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही आप समस्या का समाधान कर सकते हो। उदाहरण बताऊंगा, लिखाऊंगा इसके अंतर्गत। पहले एक लाइन लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि जो समस्या होती है, सर्वप्रथम समस्या का सांख्यिकी को सर्वप्रथम समस्या का रूप, समस्या का रूप कैसा है, उसका आकार, छोटी प्रकार की समस्या है, आकार तात्पर्य छोटी स्थिति के लिए है या बड़ी स्थिति के लिए, यानी बड़ी रुकावट उत्पन्न करेगी हमारे लिए, छोटी रुकावट उत्पन्न, तो उसका आकार, उसकी प्रकृति, नेचर, किस प्रकार की समस्या है हमारे सामने, उसकी प्रकृति कैसी बताई जाती है, प्रकृति जान लेना आवश्यक है। तो यानी हमें सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी को सर्वप्रथम समस्या का रूप, आकार, उसकी प्रकृति को जान लेना आवश्यक है। जब तक समस्या का रूप, आकार, प्रकृति को आप जान नहीं लेते हो, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो। देखो, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया है, जैसे के माध्यम से उदाहरण देकर, उदाहरण में यह बताया गया, जैसे आपके सामने समस्या है साक्षर। साक्षर क्या है? एक समस्या है आपके सामने। साक्षर क्या है बच्चों? एक प्रकार की समस्या है। अब साक्षर शब्द को डिफाइन करने से पहले या साक्षर से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने से पहले आपकी यह जिम्मेदारी होगी कि आप साक्षर शब्द की परिभाषा जानो कि साक्षर किसे कहा जाता है और साक्षर किसे नहीं कहा जाता है। जब तक आप समस्या की परिभाषा से अवगत नहीं हो जाते, तब तक आप समस्या का समाधान भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। कुल मिला के तात्पर्य ये हो गया कि आपको किसी प्रकार के कार्य को संपन्न करना है तो उस कार्य की समस्या को जानिए। जैसे अध्यापक जब विषय पढ़ाते समय विषय के अंतर्गत आने वाले कंटेंट को या आपके टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी आपको देता है, किताब लिखने वाला व्यक्ति अध्याय को प्रारंभ करने से पहले अध्याय के बारे में बताता कि इस अध्याय में इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी हमें समस्याओं से अवगत करवाता है कि इस अध्याय के अंदर ये समस्या है, ये समस्या समाधान करने के लिए तथ्य बताए गए हैं। उसी प्रकार साक्षर से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के पहले आपका यह दायित्व बनेगा कि उस समस्या की यानी उस शब्द की परिभाषा जानो। तो साक्षर कहा जाएगा, माना कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अपना नाम ले सकता है, तो क्या वह साक्षर कह दें? नहीं या हाँ, क्योंकि यहाँ पर वह अपना नाम लिख रहा है तो आपके अनुसार साक्षर कहा जाएगा? नहीं, उसे साक्षर नहीं कहा जाएगा। मैं उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, केवल स्वयं का नाम लिख पा रहा है। तो यहाँ लिख लेना, साक्षर के संबंध के लिए कहा जाता है कि साक्षर
के समंकों के लिए यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति स्वयं का जो कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं का नाम लिख देता है, कोई व्यक्ति यदि स्वयं का नाम लिख देता है तो क्या उसे साक्षर कहा जाएगा या नहीं? यानी उस व्यक्ति को हम साक्षर कहें या नहीं कहें, उसके बारे में है। साहब उस व्यक्ति को हम साक्षर माने या नहीं माने? नहीं माने तो क्यों माने? क्योंकि वह व्यक्ति अपना नाम लिख रहा है। गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ विद्यार्थी जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी अपने माता पिता को हस्ताक्षर करने के लिए उसका नाम लिखना सिखा देते हैं कि आप ऐसे ऐसे शब्द बना लेना तो आप अपना नाम लिख दोगे, आपका नाम लिखा आ जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा? यहाँ साक्षर से तात्पर्य है यानी उस व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान। तो यहाँ साक्षर की परिभाषा क्या होगी? साक्षर की परिभाषा आएगी कि साहब किसी भी व्यक्ति को यदि वर्णमाला के अक्षरों से तात्पर्य यहाँ जो अक्षर या वर्ण दिए हुए हैं, अक्षरों का बोध हो तो उसे साक्षर कहा जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति को वर्णमाला के, हिंदी की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान है, उसे नॉलेज है, तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं बच्चों हम साक्षर। कैसे परिभाषा है? अब आपको यदि यह परिभाषा आती है तो आप समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आंकड़े जो एकत्र करोगे वह भी सही रूप से करोगे। यदि आपको समस्या की परिभाषा नहीं आती है, यानी समस्या ये आ गई तो इसकी परिभाषा नहीं आती है तो आप आंकड़े सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर सकते हो, इकट्ठे नहीं कर सकते हो। ये हमारा प्रथम कार्य होगा। स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। इसका कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो इसके कमेंट के माध्यम से। हो गया स्क्रीनशॉट? सभी ने ले लिया। प्रथम कार्य हो चुका हमारा समस्या की परिभाषा। दूसरा कार्य का अध्ययन करेंगे। दूसरा कार्य बताया गया है जिसके अंतर्गत सांख्यिकीय कार्यों से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। अब वो तथ्य कोई से भी हो सकते हैं हमारे, तो फंक्शन चल रहे हैं हमारे। दूसरा कार्य जो बताया गया है, क्या बताया गया बच्चों? सेकंड कार्य हमारी अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित करना। कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा जो कार्य हो गया वह हमारा हो गया अनुसंधानों का उद्देश्य निश्चित करना। यानी जो अनुसंधान हो रहा है उन अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? अनुसंधान का उद्देश्य निश्चित, अनुसंधानों का उद्देश्य निश्चित करना। अनुसंधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे उन अनुसंधानों का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? उस अनुसंधानों का इस उद्देश्य स्पष्ट रूप से होना चाहिए, स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसे सरलता पूर्वक समझ सके, उसके जीवन में या समंक को एकत्र करते समय आने वाली समस्याओं का वह समाधान
कर सके। तो दूसरा कार्य बताया गया है कि उद्देश्यों का निश्चित करना, यानी उद्देश्य कैसे होते हैं बच्चे, निश्चित होने चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए कि समस्या को स्पष्ट करना या समस्या का उद्देश्य देना या उद्देश्य निश्चित करना ही अनुसंधानों का उद्देश्य कहलाता है। यानी समस्या को स्पष्ट कर उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। इसमें लिखिए सांख्यिक को यह ज्ञात होना चाहिए, यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्या को स्पष्ट कर लेने पर उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए बच्चों, निश्चित कर लेना चाहिए। ये सब हो गया कि सांख्यिक को यह ज्ञात होना। सांख्यिक कौन कौन होता है, जो समंक एकत्र करना है, समंक एकत्र जो करने वाला है सांख्यिक कहलाएगा। तो सांख्यिक को यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्या को स्पष्ट कर उसका उद्देश्य कैसा करना चाहिए, उसको निश्चित कर लेना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए। इसके लिए प्रमुख विद्वान जो हमारे रहे प्रोफेसर नीस वेंगर ने अपने तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं। तो जब उन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, अपनी बात कही, उन्होंने क्या कही उसके बारे में लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थी कि प्रोफेसर नीस वेंगर के अनुसार, परिभाषा जी इसके तो पढ़ रहे हैं हम। प्रोफेसर नीस वेंगर के अनुसार, यानी प्रोफेसर नीस वेंगर ने अनुसंधानों के उद्देश्य से संबंधित अपनी बात का ही एक तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उद्देश्यों को निश्चित कर लेना एक बहुत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है कि यदि व्यक्ति उसके किसी उद्देश्यों को निश्चित कर लेता है तो उसे निश्चित कर लेने के बाद उसके अंदर उन तथ्यों को, समंकों को एकत्र करने में किसी प्रकार की सामने कठिनाई नहीं होती है। तो इसमें लिखिए कि उद्देश्यों का निश्चित करना, उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है। उद्देश्यों का या उद्देश्यों को स्पष्ट कर उसका उद्देश्य, या सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत महत्व रखता है। महत्व क्यों रखता है, क्योंकि उसमें यह निश्चित किया जा सकता है कि उसमें यह निश्चित किया जा सकता है कि निश्चित किया जा सकता है, यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं, कि कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं। यानी उद्देश्यों के माध्यम से
हमें यह फिक्स हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने हैं। तो नीसवेंगर ने ये कहा है कि उद्देश्यों का निश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? क्योंकि उसमें यह निश्चित किया जा सकता है कि हमें कौन से आंकड़े एकत्रित करने हैं। उद्देश्यों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस प्रकार के कैसे आंकड़े एकत्र करने हैं। अनुसंधानों का उद्देश्य निश्चित करने के लिए इसके उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो लिख लीजिए, अनुसंधान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। अनुसंधान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन से हैं? पहला भाग है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कैसे होते हैं? सामान्य उद्देश्य जो होते हैं सामान्य तौर पर प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकत्र किए जाते हैं और उन सभी समूहों का जो प्रॉफिट मिलता है वह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दूसरा जो उद्देश्य बताया गया है वह हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा कौन सा उद्देश्य बच्चों? दूसरा हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। तो नीचे लिख लेना इसको। दूसरा हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों की जो अवधि होती है वह अवधि थोड़ी बड़ी होती है। यानी बड़ी अवधि क्यों होती है? क्योंकि यह आमतौर पर जनता के सभी व्यक्तियों के लिए एकत्र किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो समूह एकत्र किए जाएंगे सभी पब्लिक के लिए होंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं चुनिंदा व्यक्तियों के लिए एकत्र किए जाते हैं। चुनिंदा व्यक्ति कह सकते हैं, यहाँ प्रमुख व्यक्ति भी कह सकते हैं। जैसे कि आप कोई किसी संस्था के अंदर काम कर रहे हो तो आप पर्सनल स्पेशल व्यक्ति हो गए, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। वहां पे आपके कार्यों का आकलन किया जाएगा तो आपके लिए किया जाएगा, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होगा। जैसे किसी फर्म में आप काम कर रहे हो, अब फर्म के अंतर्गत तनख्वाह बढ़ रही है आपकी, तो आपकी तनख्वाह बढ़ने से आपके दोस्त तनख्वाह थोड़ी बढ़ेगी। पेमेंट वेतन में जो वृद्धि होगी आपके, यदि वेतन में यदि वृद्धि होती है तो दोस्त के वेतन में वृद्धि नहीं होगी। यानी वहां विशिष्ट उद्देश्य नहीं, वहां विशिष्ट उद्देश्य है पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है वहां पर। और सरकार के द्वारा यदि कोई किसी कार्य के अंतर्गत कोई कार्य संपादन, जैसे जनगणना की जाती है। अब जनगणना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए या लोगों की संख्या का आकलन करने के लिए, बजटों का निर्धारण करने के लिए की जाती है। तो अब जो बजट बनाए जाएंगे सामान्य और सभी व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, तो ये सामान्य उद्देश्य के अंदर आते हैं। फिर परिभाषा लिख लीजिए, इसके अंदर परिभाषा क्या कही है लिख लीजिए। सामान्य उद्देश्यों के लिए सामान्य उद्देश्यों के लिए समंक निम्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत उद्देश्यों के लिए समंक संग्रहण के उदाहरणों में जनगणना, जो मैंने अभी आपको बताई, जनगणना की जाएगी। जनगणना समय जो आंकड़े होंगे सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए एकत्र किए जाएंगे। इनका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को आधार मानकर किया जाएगा। उत्पादन, किसी भी फर्म के द्वारा यदि कोई उत्पादन किया जाएगा तो जिस उत्पाद का निर्माण किया जाएगा वह उत्पाद सामान्यतः उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो क्या हो गया? सामान्य उद्देश्य हो गया कि उस व्यक्ति आदि से संबंधित आदि को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ये उद्देश्य, ये जो उद्देश्य होंगे ये बड़े क्षेत्रों के लिए होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे। ये उद्देश्य बड़े पैमाने के लिए होते हैं। समझ में आ गया?
सामान्य उद्देश्य क्या होगा? विशिष्ट उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया, विशिष्ट व्यक्ति के लिए। तो लिख लीजिए इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के कार्य के लिए लिख लीजिए इसमें, इस उद्देश्य में विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्टता पे क्या हो गया? स्पेशल कार्य, विशिष्ट कार्य किया जा रहा है, तो इस कार्य के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत जांच क्या की जाती है बच्चों? जांच है, जैसे कोई कार्य किया हमने, उस कार्य पे करेंगे हम जांच करेंगे, और वो जांच किस आधार पे होगी उसके लिए बताया जाता है कि जो जिस सारे कार्य विशिष्ट कार्य जांच होगी, तो जांच के अंतर्गत श्रमिकों के जीवन निर्वाह समग्र, जांच के अंतर्गत जांच में श्रमिकों के, जांच में श्रमिकों के जीवन निर्वाह है, उनकी मजदूरी, जो उनको मजदूरी दी जा रही है, मजदूरी कर रहे हैं, उससे संबंधित जीवन निर्वाह है, समग्र श्रमिक मजदूरी आदि से संबंधित, आदि से संबंधित समंक हो सकते हैं। यह आ गया सब कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के, इस उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत जांच में श्रमिकों के जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित समंक हो सकते हैं, यानी इनसे संबंधित समंक का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों में किया जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य, अनुसंधान के अंतर्गत दो प्रकार के समंक एकत्र किए जाते हैं, जो पहला सामान्य उद्देश्य जो सभी व्यक्तियों के लिए होता है, और दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो चुनिंदा व्यक्तियों के लिए ही होता है। कार्य का संपादन जो किया जाता है चुनिंदा व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा कार्य। इसके सब लेना, इसका भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से, पुनः बोल रहा हूं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, हो गया इतना। थर्ड नंबर डाल लीजिए, उद्देश्य पूरा हो गया। उद्देश्य पूरा हो गया, हमारा अनुसंधान क्या रहता है बच्चों? अनुसंधान क्या आएगा? हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, उद्देश्य का निर्धारण हो चुका है, नीस व्यंजन ने परिभाषा स्पष्ट करती उद्देश्य कैसे होने चाहिए, इत्यादि तथ्यों के बारे में बता दिया जाता है। जो ये तथ्य आएंगे उन्हीं के बारे में कहा जाएगा, उन्हीं के बारे में बताया जाता है तथ्यों। तो तीसरा कार्य जो होगा हमारा क्या रहेगा बच्चों? थर्ड नंबर लिखिए। तीसरा कार्य हो गया अनुसंधानों का क्षेत्र। अनुसंधानों का क्षेत्र, अब क्षेत्र के लिए क्या बताया गया, उससे संबंधित बताया गया है कि क्षेत्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कितना विस्तृत होना चाहिए, क्षेत्र कैसे हैं, जैसे हम कह सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि प्रकार के क्षेत्रों में समंकों का, अनुसंधानों का किस प्रकार से उपयोग होता है, कैसे होता है। तो इसमें लिख लीजिए क्षेत्रों के अंतर्गत तीसरा कार्य बताया गया कि सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र, सांख्यिकी अनुसंधान का, सांख्यिकी अनुसंधान का जो क्षेत्र होगा, तो सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र निश्चित करते समय, क्षेत्र निश्चित करते समय, जब अनुसंधान के क्षेत्रों को निश्चित किया जाएगा, उनकी समय सीमा के अंदर उन्हें बांधा जाएगा, तो निश्चित करते समय स्थान, निश्चित करते समय
स्थान, समय, इकाई, यानी जो हम सांख्यिकीय अनुसंधान और क्षेत्र को बांधेंगे, किसी सीमा के अंदर रोक देंगे, तो उसका स्थान के स्थान समय तथ्य, समय से समय तथ्य, इकाई से संबंधित सीमा निश्चित कर लेनी चाहिए। इकाई से संबंधित, इकाई से संबंधित सीमाओं को क्या कर लेना चाहिए, हमें सीमाओं को निश्चित कर लेना चाहिए। तो सीमाओं को निश्चित कर लेना चाहिए कि यदि आप सीमाओं को निश्चित कर लोगे तो आपके कार्य सही प्रकार से हो जाएगा, व्यवस्थित कार्य हो जाएगा। जैसे जब चुनाव होते हैं, तो जब चुनाव प्रस्तुत किए जाते हैं, चुनाव प्रस्तुत होते हैं, किए नहीं जाते नहीं है, तो चुनाव पर समय एक क्षेत्र के अंतर्गत जिस निर्वाचन अधिकारी की ड्यूटी होती है, वह उस क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी उसी के द्वारा एकत्र की जाती है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर नहीं, उस व्यक्ति की क्या कर दिया, उस व्यक्ति को निश्चित सीमाओं में बांध दिया बच्चों, निश्चित सीमाओं के अंदर बांध दिया जाता है, इसका स्थान, समय, इकाई निश्चित कर दी जाती है। देखिए जैसे राजनैतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में या राजनीतिक भाग के तथ्य करूंगा, तो वहां चुनिंदा क्षेत्रों को चयन होगा, जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बड़े बड़े क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर आबादी अधिक है, मतलब इन क्षेत्रों की गणना करूंगा, तो अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण करूंगा, इनका स्थान, समय, इकाई, यानी यूपी कहां तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इत्यादि आदि तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र करूंगा निश्चित सीमाओं में रहकर। दूसरा हमारा हो जाता है आर्थिक क्षेत्र में। किसमें जाता है बच्चों, आर्थिक क्षेत्र या भाग में। अब आर्थिक क्षेत्र या भाग में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, आर्थिक से तात्पर्य धन से है, धन यानी मुद्रा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उद्योग में, फर्म में, घरेलू उद्योगों के अंतर्गत, फैक्ट्रियों में, कृषि के अंतर्गत, तो इत्यादि क्षेत्र किसमें आता है, हमारे आर्थिक क्षेत्र में आता है। देख लीजिए इसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंदर हमारे आता है कृषि, जो फसलों का उत्पादन करते हैं, हमारे उद्योग, व्यापार, ये भी आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है, घरेलू प्रधान उद्योग, घरेलू प्रधान उद्योग आदि किसमें आते हैं, हमारे आर्थिक क्षेत्र के अंदर भाग आते हैं। और जो तीसरा बताया गया हमारा, तीसरे तथ्यों के अंदर कह दिया गया साहब कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा जो क्षेत्र बताया गया, हमारा बताया गया प्राकृतिक कह दो या प्रकृति से संबंधित कह दो, प्राकृतिक क्षेत्र या भाग में। तो प्राकृतिक क्षेत्र या भाग के अंदर क्या होगा, प्राकृतिक क्षेत्र भाग के अंतर्गत मैदान हो जाएंगे, हमारे पहाड़ हो जाएंगे, हमारे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़, नदियां आ जाएगी, झरने आ जाएंगे, इत्यादि प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जंगल आ जाएंगे, ये सभी प्राकृतिक क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक क्षेत्रों में पहाड़, मैदान, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, जंगल, सब कितने एरिया के अंतर्गत फैले हुए हैं। इन सब की निश्चित क्या होती है, सीमाएं होती है। लिख लो एक नोट रूप में कि इन सब क्षेत्रों की निश्चित सीमाएं, निश्चित क्षेत्र या सीमाएं होती
है, यानी इनकी निश्चित क्षेत्र और निश्चित सीमाएं होती है। इन जो तीनों क्षेत्र बता देंगे, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक। राजनीतिक के अंदर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जनगणना संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में कृषि उद्योग, व्यापार, घरेलू प्रजनन उद्योग आदि संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राकृतिक क्षेत्र में पहाड़, मैदान, जंगल आदि से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर उनके बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। यानी अनुसंधान कैसा होना चाहिए हमारा, निश्चित सीमाओं के अंदर, सीमाओं के अंदर बनकर आप कार्य का संपादन करते हो, मतलब सही और व्यवस्थित करते हो। ये हमारा तीसरा कार्य। चौथा कार्य लिख लीजिए, अनुसंधान का समय। निश्चित समय भी होना चाहिए। ये आप किसी आंकड़ों से संबंधित तथ्य जुटाते रहे हो, लेकिन उन जुटानों का आंकड़ा जो प्रस्तुत होगा वह निश्चित समय के अनुसंधान, निश्चित समय के अनुसार होगा। तो अनुसंधान का समय, जैसे जनगणना के लिए सरकार ने समय का निर्धारण कर दिया कि साहब प्रति 10 वर्ष, कितने वर्ष, प्रति 10 वर्ष में एक बार जनगणना होगी, वो निश्चित समय हो गया। तो यानी समय का निर्धारण हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें आंकड़े कब एकत्र करने हैं, किस समय करने हैं, किनके लिए करने हैं, क्यों करने हैं, उसका निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए। कब करने, निश्चित समय। अनुसंधान का समय कैसा होना चाहिए, निश्चित। लिख लीजिए इसमें, अनुसंधान का समय निश्चित होना चाहिए, या निश्चित समय पर निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे समंक कब, कैसे और कहां से एकत्र करने हैं, यानी इन सब का निर्धारण पहले से हो जाना चाहिए कि हम समंकों का इकट्ठा कब करेंगे। जैसे मान लो आप जनगणना करने चले सब गांव के अंतर्गत, लोगों को गिनने के लिए प्रत्येक घर में जाओगे, आबादी पूछोगे। मान लो किसी दिन उस गांव में या किसी घर के अंतर्गत है कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम चल रहा हो, तो उस प्रोग्राम के समय उस घर में या उस क्षेत्र में आबादी क्या होगी, अधिक होगी। जिस क्षेत्र में आप जनगणना लेने गए हो, लोगों की गणना करने गए हो, उस दिन उस घर में संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अधिक संख्या होगी तो आपके आंकड़े, क्योंकि वहां पर जो लोग उपस्थित है वो कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो वहां पर लोग कैसे होंगे, अधिक आएंगे, और आंकड़े क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। माना जो लोग यहाँ आए हुए हैं जिस क्षेत्र से, यदि उस क्षेत्र में जनगणना का कार्यक्रम हो रहा है, तो आज उस घर के अंतर्गत या उस गांव में संख्या क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ के आंकड़े भी गलत हुए और वहां के आंकड़े गलत हुए। तो हमें समंक एकत्र करते समय पूर्ण रूप से यह जांच कर लेनी चाहिए कि जिस दिन समंक एकत्र किए जा रहे हैं उस दिन हमें संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होगी या नहीं। जैसे कि कोई निजी स्कूल संस्थाएं वाले होते हैं, ये जब कन्वेंस करते हैं, लोगों को पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उन्हें पता है कि अधिकांश व्यक्तियों के माता पिता कुछ किसी न किसी काम से बाहर निकल जाते हैं सुबह, तो वे किसी छुट्टी के दिन जाते हैं उनसे मिलने के लिए, अवकाश के दिन। अवकाश में व्यक्ति घर मिल जाएगा तो हमें समंक जो हमें डाटा चाहिए वह डाटा सही रूप से प्राप्त हो जाएगा। या किसी डिपार्टमेंट की सूचना लेनी है तो डिपार्टमेंट के समय निश्चित समय के अंतर्गत ही जाया जाता है। तो देखिए अनुसंधान का समय निश्चित होना चाहिए, जैसे समंक कब, कहां, कैसे से एकत्र करने हैं। इसलिए इसमें आगे कि जो समंक होंगे, समंक किसी निश्चित स्थान की जनगणना, जैसे किसी निश्चित स्थान की, निश्चित तात्पर्य चुनिंदा, जिसका आपने जिस क्षेत्र का आपने चयन किया है, किसी निश्चित स्थान की जनगणना, किसी निश्चित स्थान की जनगणना करते समय, जनगणना करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए
यह ध्यान किसी निश्चित स्थान की जनगणना करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस स्थान पर उस दिन कोई समारोह है या मेले का आयोजन नहीं हो। यानी जिस दिन आप किसी क्षेत्र की जनगणना करने के लिए जा रहे हैं, जनगणना करते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन कोई समारोह या मेले का आयोजन नहीं हो। यदि उस दिन आपके द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए हो तो आपके आंकड़े कैसे होंगे? अशुद्ध होंगे। तो आपके आंकड़े अशुद्ध कैसे होंगे बच्चों? अशुद्ध होंगे। अशुद्ध कह सकते हैं, झूठे कह सकते हैं, भ्रामक कह सकते हैं। किसी में जो आंकड़े प्रस्तुत अशुद्ध क्यों होंगे? उस दिन उस गांव की, उस क्षेत्र की जनसंख्या होगी बहुत अधिक होगी। और अनुसंधान की योजना में हमें खास तौर पर समय का तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए अनुसंधान की योजना में समय का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यानी उसे खास तौर पर उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार। अनुसंधान का समय निश्चित होना चाहिए, जैसे संबंध कब, कैसे और कहां से एकत्र करने हैं। क्यों? उदाहरण देके बताया यहाँ, जैसे कह सकते हो आप, या इसको उदाहरण रूप में कह दो। उदाहरण क्या बता दिया यार? उदाहरण कहते हैं जैसे किसी निश्चित स्थान की क्या करनी है, हमें जनगणना करनी है। तो जनगणना करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस स्थान पर उस दिन कोई समारोह या मेले का आयोजन नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि यदि उस दिन आपके द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए हैं, किस दिन? जिस दिन उस गांव में मेले या समारोह का आयोजन किया गया, एकत्र किए गए हैं, तो आपके आंकड़े कैसे होंगे? अशुद्ध होंगे, गलत होंगे, भ्रामक होंगे या फिर झूठे होंगे। इसलिए अनुसंधान की योजना में समय का खास तौर पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। समय के आधार पर आप जनगणना संबंध एकत्र कीजिए, नहीं तो आपके आंकड़े अशुद्ध प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारे हो गए 4 कार्य। 4 कार्यों के अंतर्गत मैंने बताया आप लोगों के 10 कार्य हैं। कार्यों के अंतर्गत ही बहुत सारे भाग है। जैसे हमने उद्देश्य में 2 भाग पढ़ लिए, उसी प्रकार आप जो आगे कार्य आएंगे उन सभी कार्यों के अंतर्गत 4-4, 5-5, 6-6 भाग है सभी कार्यों के अंतर्गत। टोटल 10 कार्य है हमारे, 4 कार्यों का अध्ययन। शेष आगे जो बाकी बचे कुछ 6 कार्य हैं, 6 कार्यों का अध्ययन करेंगे हम आगे वाली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कर सकते हो। आप शेयर भी कीजिए आपके मित्रों को, दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो जाए। इस चैनल के माध्यम से आपको सांख्यिकी के अंतर्गत संपूर्ण सूचनाएं दी जा रही है। प्रत्येक बिंदु को स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है। इतना मैटर हो जाने के बाद आप प्रश्नों में भी समझाया जाएगा कि सांख्यिकी में होते संबंध किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, एकत्र कैसे किए जाते हैं, ये हमारे समाधान है। इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। शेष पढ़ेगा कि क्लास में जो हमारे 10 बिंदु रह चुके हमारे, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ओके।